तो आज हम सारे तो फंडामेंटल क्वेश्चन को कवर करेंगे और उसका थ्योरी बेस्ड थ्योरी भी देखना है, जैसे कि पता चले कि हमको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है कि हमारा एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट सेट का ये पहला क्वेश्चन ही फंडामेंटल से दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी मैनेजमेंट इज ए फीचर ऑफ या पार्ट ऑफ। तो मेमोरी मैनेजमेंट किस चीज़ का पार्ट है? क्वेश्चन का ये तात्पर्य है कि आप ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसमें स्कैनर और मॉनिटर ये तो अलग चीज़ है, जो कि एक हार्डवेयर है, ये तो सॉफ्टवेयर है ही नहीं। तो मेमोरी मैनेजमेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, ये जब भी हम डलवाते हैं कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाते हैं, या फिर आपने स्मार्टफोन में देखा होगा कि एंड्रॉयड चलाते होंगे, तो एंड्रॉयड नाम का जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये उसके साथ इनबिल्ट आता है। आपको अलग से मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए कोई अदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होता है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, या फिर कंप्यूटर की भाषा में समझे तो वर्ड, एक्सेल, टैली, ये सब डलना पड़ता है। तो ये अलग से हमको डालने का आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इनबिल्ट आता है, इसीलिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर के अन्य कई पार्ट होते हैं, जैसे कि आपको सिक्योरिटी फीचर्स देना, उसके बाद स्टोरेज फीचर्स देना, ये सब अलग अलग टाइप से, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए हम आपको पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ डाल देंगे, जिसमें कि सारा चीज़ मेंशन रहेगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन कौन सा पार्ट होता है, क्या क्या फीचर है उसका, ताकि उनसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए पूछा है कैसे मेमोरी इज यूज टू। तो देखिए आंसर जो भी दिया है वो तो है ही। कैसे मेमोरी होता क्या है पहले हम ये समझते हैं। कैसे मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे ये सीपीयू के सबसे नज़दीक का और सबसे फास्ट ये मेमोरी होता है। तो आप लोगों ने कई बार जैसे इंटरनेट पे ही कुछ सर्च मारते हैं, तो बार बार जो कीवर्ड हम लोग सर्च करते हैं, या चैटिंग के दौरान व्हाट्सएप, फेसबुक सब पे भी देखे होंगे कि जो भी कीवर्ड हम लोग बार बार रिपीट करते हैं लिखने के टाइम, तो जब एक बार लिखते हैं कोई भी वर्ड, तो अगला सजेशन में हमको एक वर्ड दे देता है कि क्या ये आप ऐसा तो नहीं कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, और उसका एक हिंट आता है कि क्या आप यही वर्ड चाह रहे हैं, तो आप इसको यहीं से चूज कर लीजिए। आपको पूरी वर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो जो आपको प्रोग्राम दिखा रहा होता है कि ये आप क्या लिखना चाह रहे हैं, ये सब काम कैसे मेमोरी का होता है, ठीक है। तो कैसे मेमोरी इसीलिए सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। और कई बार आप लोग देखिएगा मोबाइल का जो पेज, सारा जो पेज ऑनलाइन हो जाता है, जो जो हम यूज़ करते रहते हैं, और उसको जब हम लोग खाली कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो वहाँ पे नीचे एक नोटिफिकेशन आता है कि कैसे इज़ क्लियर्ड, और कुछ एमबी करके या कुछ केबी करके आपका लिखा हुआ रहेगा। तो ये कैसे मेमोरी यहीं से एक अपना स्टोरेज क्रिएट कर लेता है, और आप जो जो कीवर्ड सर्च किए रहते हैं ऐसे ही वो सिमिलैरिटी वर्ड मिला के देते रहता है। तो ये सब कैसे मेमोरी का फीचर होता है। वही यहाँ पे ये दिया हुआ है, स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डाटा दैट आर यूज रिपीटेडली ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जेक्शन। यानी कि आप जब किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए उस टाइम जो रिपीट होने वाला कोई भी काम करते हैं उसको ये स्टोर करता है, और आपको वही चीज़ ये दिखाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VSAT नेटवर्क या इंटरनेट। तो ये तो फुल फॉर्म है, तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा, और इसके लिए हम एक फुल फॉर्म का पूरा पीडीएफ, जितना भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है और जो भी पॉपुलर फुल फॉर्म होता है जिसका की संभावना बनेगा कि एग्ज़ाम में पूछा जा सके, तो उसके लिए हम पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, और आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद 1 से 2 घंटे में वो प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, VSAT का फुल फॉर्म होता है वेरी स्मॉल एप्टीट्यूड टर्मिनल। आगे देखें तो फॉर चेंजिंग थीम ऑफ विंडोज एक्सपी विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड। देखिए ये विंडोज एक्सपी से पूछा हुआ है, तो आज के दौर में तो विंडोज एक्सपी ज़्यादातर यूज हो नहीं रहा है, तो हम लोग विंडोज 7, विंडोज 10 या उससे लेटेस्ट वर्जन कोई भी यूज कर रहे होंगे। तो विंडोज एक्सपी के टाइम पे आपको पूछ रहा है कि
आप अपना थीम चेंज करना चाहते हैं या वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर, ये सारा चीज़ आपको कहाँ से मिलता था? तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप पे खाली जगह पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना होता था। जैसे कि हम अभी आपको दिखाएं कि विंडोज 7 में क्या होता है, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज का एक ऑप्शन आता है, जबकि विंडोज एक्सपी में ये प्रॉपर्टीज़ का आता था। दोनों के नाम में थोड़ा सा अंतर है, प्रॉपर्टीज़ और पर्सनलाइज, इसको ध्यान में रखना है। देखिए अभी हम दिखा देते हैं। जैसे कि ये खाली जगह पे अभी हम राइट क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए पर्सनलाइज, ये जो ऑप्शन आ रहा है, ऐसे ही सबसे नीचे विंडोज एक्सपी में प्रॉपर्टीज़ का आता था। और आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ से देखिए डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप कलर, साउंड, स्क्रीन सेवर, ये जो चेंज करते हैं यही सब थीम है, ठीक ना, डेस्कटॉप का थीम है। तो आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग से सेक्शन भी दिया है, बेसिक एंड हाई कॉन्ट्रास्ट थीम। तो अगर आप इसमें से कोई भी थीम अप्लाई करना चाहें, उस पर क्लिक करिए और आपका वो चीज़ आपके डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में सेव हो जाएगा और थीम अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम यदि आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए व्हाट इज राउटिंग। राउटिंग क्या होता है? राउटिंग एक प्रोसेस है, ठीक ना। तो ये प्रोसेस है किस चीज़ का? यानी कि जब भी कोई डाटा हम किसी एक नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब होता है कि जैसे किसी भी कोई भी एक ऐसा जरिया होना चाहिए जिससे कि एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो, तो वो हमारा नेटवर्क कहलाता है। तो वो चाहे ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है, ठीक है। तो नेटवर्किंग के ज़रिए जब हम किसी एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो जब तक वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, जो जिस कंप्यूटर को भेजे हैं वहां तक पहुंचने का जो एक प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग राउटिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इतना भी याद रखेंगे। बाकी हम आपके लिए ये OSI मॉडल से ये क्वेश्चन जनरली आया है, तो हम OSI मॉडल का भी एक अलग से सेपरेट क्लास लेंगे, जिसमें कि सारा उसमें जो 7 लेयर होता है सब डिस्कस कर देंगे, ताकि किसी भी लेयर से किसी भी टाइप का कोई भी अगर आपका सवाल आता है एग्जाम में तो आपसे ना छूटे। इससे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाज यूज्ड सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। देखिए ये पूछ रहा है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में क्या यूज होता था। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि कंप्यूटर का अभी जो टोटल 5 जनरेशन चल रहा है, तो कौन से जनरेशन में क्या क्या मेजर चीज़ चेंजेस आया है। और अगर जब हम ये जान लेंगे कि क्या मेजर बदलाव हुआ है किस जनरेशन में, तो उसी टाइम पे हम आपको ये भी कवर कर देंगे कि सेकेंड जनरेशन में इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में क्या था या फर्स्ट जनरेशन में क्या था, अभी क्या चल रहा है, अभी हम 5th जनरेशन क्यों मान रहे हैं। तो इसके लिए हमने पहले से ही आपके लिए एक थ्योरी बना रखा है, देखिए। तो हम अभी सारे पहले क्वेश्चन को दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल पाए और आप एक अनुमान लगा पाइएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। बाकी आप देखिए आपके लिए हमने एक चार्ट भी तैयार किया है कि देखिए सेकेंड जनरेशन का इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड और पेपर टेप चल रहा था, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं यही क्वेश्चन आया है। तो अगर आप ये वाला थ्योरी आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो इतना समझिए कि हर सेट में आपको कम से कम जितना हमने इस थ्योरी में दिया है, सिर्फ 8 पेज का ये थ्योरी है, इसमें आप इतना समझिए कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और याद करिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि इस बार इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि इस बार फॉर्म भी बहुत ज़्यादा फिल हुआ है। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होके रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए कैसे हम इसके लिए क्या अप्रोच अपनाते हैं और कैसे हम इस एग्ज़ाम को हैंडल करेंगे, इसको टैकल करेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। आगे देखते हैं और देखिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EPROM। देखिए EPROM रोम का एक प्रकार है, ठीक है, रोम का एक एडवांस लेवल है। तो सबसे पहले हम जनरली अगर समझे तो एक रैम होता है और एक रोम होता है, ठीक है ना। तो रैम जो होता है RAM, उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक रोम होता है ROM, जिसका कि मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये रोम जो होता है ना, ये समय के साथ अपडेट होते गया है। और पहले सिर्फ रोम बना जिसमें कि ROM रीड ओनली मेमोरी था, फिर इसको
रोम का एक फीचर्स होता है कि आप उसको इरेज नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग बहुत सारे ऐसे डिवाइस देखे होंगे, जैसे बच्चे का खिलौने वाला मोबाइल फ़ोन देखे होंगे जो मेला में मिलता है, 20 रुपये 25 रुपये का आता है। उसमें जो 3 4 सॉन्ग्स लाउड करके दिया रहता है उसमें, वो एक रैम का पार्ट है, रोम का पार्ट है, ठीक है। और वो रोम में उतना ही फीचर दिया हुआ है कि आप उसमें सिर्फ 4 सॉन्ग प्ले कर सके, और उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाइएगा। उसके बाद आपने आयरन मशीन देखा होगा कपड़ा प्रेस करने के लिए, उसमें जो ऑटो कट फीचर दिया जाता है कि एक स्पेशल हीट होने के बाद आपका ये ऑटो कट हो जाए, वो सब चीज़ क्या है, वो सब रोम में ही फिट किया जाता है। तो रोम का डाटा कभी भी इरेज नहीं होता है, चाहे आपका लाइट रहे कंप्यूटर में ना रहे। जैसे कि एक एग्जांपल देखें तो वॉशिंग मशीन आप देखे होंगे। वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि कई बार ऐसे 4 राउंड लेफ्ट मारने का रहता है एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर 4 राउंड क्लॉकवाइज मारने का रहता है, वॉशिंग मशीन ऐसे ही चलता है। तो अगर कभी 2 राउंड एंटी क्लॉकवाइज मार लिया और लाइट कट गया, तो फिर से जब कभी उसमें लाइट दीजिएगा ना, तो 2 ही राउंड एंटी क्लॉकवाइज मारेगा, उसके बाद फिर से 4 राउंड क्लॉकवाइज मारेगा। तो इससे पता चल रहा है कि रोम अभी डाटा को भूलता नहीं है, और वो याद करके रखे रहता है कि हमने लाइट के जाने से पहले ही 2 राउंड कर लिया था और 2 राउंड आगे का बाकी है। तो इन सब टाइप को समझने के लिए हम रोम को समझना पड़ेगा। और उसके बाद जब ज़रूरत पड़ा कि रोम को हम कोई नया इंस्ट्रक्शन दे सके, कि ऐसा ना हो कि रोम में एक बार जो चीज़ फिट कर दिए वही चले। कई बार ऐसा होता है कि हमको रोम को अपडेट करना पड़ता है, नया प्रोग्राम डालना पड़ता है। तो हमने एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रोम को बनाया, जिसको कि प्रोग्राम के द्वारा कोडिंग करके आप एक नया इंस्ट्रक्शन डाल सकते थे और उनसे नया काम ले सकते थे। फिर उसी का डेवलप वर्जन आया और उसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बनाया गया ताकि वो इरेज हो पाए, ठीक है। और इससे फुल फॉर्म पूछने के बाद एक और आता है EEP रोम, ठीक है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम से ये 4 5 सवाल बनेगा। रोम का फुल फॉर्म पूछेगा, फिर पी रोम का फुल फॉर्म पूछेगा, फिर ईपी रोम का फुल फॉर्म, और फिर EEP रोम का फुल फॉर्म पूछेगा। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इनका फुल फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बाकी वो हम आपके PDF में डाल देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, अभी हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर का फंड देखिए, थोड़ा सा हम थ्योरी को भी देखते हुए चल रहे हैं, और इसी में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को अभी बताएंगे। बेसिकली देखिए, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम एंड शो अस रिजल्ट एज आउटपुट, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला कोई भी डिवाइस हो, उसको हम एक कंप्यूटर मानेंगे। तो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला उपकरण है, एक यंत्र है, जो कि कोई भी डाटा इनपुट के रूप में लेता है, और उसको प्रोसेस करने के बाद कोई भी डाटा का रिजल्ट हमको आउटपुट के रूप में देता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ कंप्यूटर को हम देते हैं ना, जो कंप्यूटर के अंदर हम देते हैं इंस्ट्रक्शन, उसको इनपुट कहते हैं। और कंप्यूटर जो लौटा के हमको कोई रिजल्ट देता है, वो आउटपुट कहलाता है। जैसे कि अगर एक कैलकुलेटर का एग्जांपल लें, तो अगर हम किसी भी कैलकुलेशन को करना चाहते हैं, जैसे हम कुछ अमाउंट को जोड़ना चाहते हैं, तो हम जो अमाउंट उसमें डाल रहे हैं, ठीक ना, जो भी अमाउंट उसमें डालेंगे वो इनपुट है, ठीक। और जब वो कैलकुलेशन करने के बाद हमको लौटा के देगा कि ये रिजल्ट आया है, वो आपका रिजल्ट आउटपुट होता है। अब रही बात डिवाइस की कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो देखिए, जिस चीज़ से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को फिट करते हैं वो इनपुट डिवाइस होता है। जैसे कि कीबोर्ड से फिट करेंगे, माउस से फिट करेंगे, माउस से इंस्ट्रक्शन देंगे। ऐसा कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर के अंदर आपका डाटा ले जाए, वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। और जिसके माध्यम से आपको डाटा का रिजल्ट मिलेगा, वो आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो देखिए, इनपुट डिवाइस में जैसे कि हम माने कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक का नाम आप लोग सुने होंगे। जॉयस्टिक होता है जो वीडियो गेम खेलता है, उसके लिए एक रिमोट जैसा होता है, गेम को कंट्रोल करने के लिए, उसको जॉयस्टिक बोलते हैं।
ट्रैक बॉल होता है। ट्रैक बॉल एक माउस के जैसा ही एक यंत्र है जिससे कि आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो ऐसे कुछ कुछ डिवाइस हैं जिससे कि हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी ले जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्कैनर क्या है या फिर प्रिंटर क्या है, ये सब चीज़ का हम एक पीडीएफ डाल देंगे। पीडीएफ में सारा मेंशन रहेगा कि कौन सा चीज़ इनपुट डिवाइस में आएगा, कौन सा आउटपुट डिवाइस में आएगा। उसको थोड़ा सा देखते हुए चलना है। और जिस भी चीज़ से आउट रिजल्ट आता है उसको हम आउटपुट समझते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें दिया है कि कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो देखिए टच पैड होता है, जैसे स्क्रीन टच फोन चलाते हैं तो उसमें जो टच करने के बाद एक पैड होता है जो स्क्रीन टच लगा होता है, उसी को टच पैड के नाम से जानते हैं। तो उसमें जब टच करते हैं तो कोई ना कोई एक इंस्ट्रक्शन पास होता है और कंप्यूटर के अंदर जाता है, यानी मोबाइल के अंदर जाता है। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कैटेगरी में आएगा। ट्रैक बॉल एक माउस के जैसा ही डिवाइस है जो कि पूरे 360 डिग्री राउट मतलब रोटेट करके आपको पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो ये भी आपको इनपुट डिवाइस का एक एग्जांपल है। और माइक्रोफोन का मतलब होता है माइक, ठीक है, जो छोटा सा माइक होता है जैसे ईयरफोन सब में लगा होता है या हेडफोन में लगा होता है। तो इसके द्वारा भी कंप्यूटर के अंदर हमारा आवाज़ जाता है, साउंड जाता है। तो ये भी इनपुट आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। रही बात रैम का, तो रैम ना इनपुट डिवाइस है ना आउटपुट डिवाइस है। रैम एक टाइप का मेमोरी है, ठीक है, जो कि रैम और रोम ये सब मेमोरी का एग्जाम्पल है। तो इसको हम आगे कवर करेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं और देखिए डेजी व्हील इज ए टाइप ऑफ, देखिए डेजी व्हील एक प्रिंटर का टाइप है। तो इसके लिए कितना टाइप का प्रिंटर होता है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और कौन से प्रिंटर का क्या स्पीड को मापने के लिए कौन सा मेजरमेंट होता है, और कौन से प्रिंटर में कैसा प्रिंट होता है, और लेटेस्ट प्रिंटर क्या है, प्रिंटर का कैटेगरी कितना टाइप का होता है, ये सारा चीज़ हम आपको कवर कर देंगे एक प्रिंटर का अलग से सेपरेट वीडियो बना के। तो डेजी व्हील एक प्रिंटर का टाइप है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। और आगे अभी देखते हैं। ये अभी इसीलिए हम दिखा रहे हैं सारा क्वेश्चन ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन किस किस फील्ड से आ रहा है और उस सारे फील्ड को हमको कवर करना है, ताकि उनसे कभी भविष्य में अगर क्वेश्चन बने, और बनेगा ही क्योंकि क्वेश्चन आएगा कहाँ से, जो सिलेबस है उसी से आना है, तो हम उन सारे क्वेश्चन को बना पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। आगे देखिए इफ़ ए न्यू हार्डवेयर इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर आउटपुट इनपुट पोर्ट, ठीक है, देन फ्रॉम विच ऑप्शन वी कैन सी द ड्राइवर स्टेटस ऑफ द हार्डवेयर। ये बोल रहा है कि जब हम कोई हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब है जैसे कि अलग से कोई डिवाइस लाते हैं, कीबोर्ड माउस जो कि कंप्यूटर के अलग से लगता है। अभी इतना समझिए कि हार्डवेयर ये सब चीज़ है, जैसे कीबोर्ड माउस प्रिंटर ये सब जो लाते हैं। अगर हम कोई नया हार्डवेयर कंप्यूटर में जोड़ते हैं, अटैच करते हैं, तो उसका एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो वो डिवाइस मेरा काम नहीं करता है। तो ये जो डिवाइस है इसको हम लोग कहाँ से जानते हैं कि ये इसका ड्राइवर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो ये एक ऑप्शन है डिवाइस मैनेजर नाम से, उसमें हमको जाके पता चलता है। तो चलिए हम देखते हैं डिवाइस मैनेजर कहाँ पे दिखता है। तो देखिए इसको ढूंढने का, डिवाइस मैनेजर को देखने का सबसे सिंपल जो आसान तरीका है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए और आपको सर्च कर लेना है डिवाइस मैनेजर। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही डिवाइस लिखे तो डिवाइस मैनेजर नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी आपको एक लिस्ट दिख रहा है ये सारा का सारा इनपुट आउटपुट डिवाइस का ही ड्राइवर्स है, जो कि इसमें सारा चीज़ डाला गया। जैसे बैटरी, देखिए बैटरी में क्या सब है, इतना टाइप का एक बैटरी का ड्राइवर डाला गया। अगर ये नहीं रहेगा तो कोई भी अदर टाइप का हम बैटरी इसमें लगाएंगे वो यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैटरी भी एक हार्डवेयर का टाइप है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कीबोर्ड माउस, तो कीबोर्ड में देखिए ये दो टाइप का PS2 USB और HID टाइप का एक कीबोर्ड होता है। अगर ये ड्राइवर आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाए तो आप कभी भी कीबोर्ड और माउस इसमें अटैच करिएगा कंप्यूटर में, तो वो आपका शो नहीं करेगा और काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमको ड्राइवर डालना पड़ता है। कई बार आप लोग प्रिंटर से कनेक्ट करेंगे तो देखिएगा एक प्रिंटर कनेक्ट नहीं होगा, तो उसको इंटरनेट से कई बार हमको ड्राइवर डाउनलोड करके डालना पड़ता है। या जब कभी आप कोई नया डिवाइस खरीदने जाते हैं तो उसके साथ देखिएगा एक DVD मिलेगा,
छोटा सा एक डीवीडी दिया रहता है। उस डीवीडी का काम ही होता है कि उसमें उस डिवाइस का ड्राइवर दिया रहता है, ताकि आप कंप्यूटर में उसको आसानी से इंस्टॉल कर पाएँ और फिर आप उस डिवाइस को यूज़ कर पाएँ। तो जनरली आप इतना समझ लीजिए कि जितना भी टाइप का इनपुट आउटपुट हम डालते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, अटैच करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उन सारे का जो ड्राइवर है किसका किसका नहीं है, वो सब हमको डिवाइस मैनेजर के अंदर दिखता है। इसी तरह आगे चले, इस समय देखिए ये जो अलग अलग 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है कि ये रॉन्ग क्यों हुआ है। जब ये वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से आएगा क्वेश्चन, तो उस टाइम हम सारे ऑप्शन को डिस्कस कर देंगे कि जो सही है तो क्यों सही है और जो गलत है तो क्यों गलत हुआ है, ताकि हमको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर रहे किसी भी क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे ये रैंडम चीज़ ऐसे उठा पुठा के कहीं कहीं से दे दिया है, तो इस पे ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देना है कि ये डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, ये सब कुछ भी रैंडम वर्ड दिया हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ये सवाल है कि इफ़ ए यूजर डाउनलोड ए फाइल फ्रॉम इंटरनेट एक्सप्लोरर इन विंडोज एक्सपी, देन द डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ डाउनलोडेड फाइल विल बी। इसमें बोल रहा है कि जब हम विंडोज एक्सपी यूज कर रहे थे, तो उस टाइम जो इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते थे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से कहाँ पे सेव होता था। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि अपने आप कहाँ पे सेव होता था, ठीक है, बिना ड्राइव बदले हुए। तो देखिए हम तो अभी आजकल यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 या उससे लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। तो अभी अगर हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, तो देखिएगा कि वो सेव होगा सी ड्राइव के अंदर डाउनलोड नाम के फोल्डर में, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सपी विंडोज चला रहे थे, विंडोज एक्सपी जो कि विंडोज 7 से बहुत पुराना है, 2000 ईस्वी में आया था विंडोज एक्सपी, तो उस टाइम ये सी ड्राइव के अंदर माई डॉक्यूमेंट में सेव होता था। दोनों फोल्डर अलग होता है। जैसे कि हम आपको फोल्डर दिखाएं, तो हम देखिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कुछ स्टैंडर्ड जैसे फेवरेट और लाइब्रेरीज के नाम से कुछ यहाँ पे फोल्डर शो कर रहा है। तो अभी जो हम डाउनलोड करते हैं आज के टाइम में, तो वो डाउनलोड में सेव होता है। यहाँ पे डाउनलोड नाम का एक फ़ोल्डर है, ठीक है, देखिए इसमें अभी कुछ मेरा फ़ोल्डर बना हुआ है, तो वो डाउनलोड में सेव होता है। पहले के टाइम में ये डॉक्यूमेंट में सेव होता है, जो कि यहाँ नीचे दिख रहा होगा आपको डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि विंडोज एक्सपी में इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ फाइल कहाँ सेव होता था, तो माई डॉक्यूमेंट। उस टाइम इसका नाम माई डॉक्यूमेंट था, आजकल सिर्फ डॉक्यूमेंट आता है नाम। तो इतना याद रखना है, दोनों में कुछ थोड़ा सा अंतर है। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया है कि इन विच ईयर वाज विंडोज एक्सपी लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये विंडोज एक्सपी कब लॉन्च किया था, कब मतलब बना के दिया था विंडोज एक्सपी नाम का सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसको 2001 ईस्वी में लॉन्च किया था, बनाया था, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको तो देख लेना, ये सब फैक्ट है, और हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको फैक्चुअल चीज़ पे उतना ध्यान ना दें और आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन आए एग्जाम में तो वो आप सॉल्व कर पाइए, ठीक है। फैक्ट का क्या बात है कि फैक्ट तो इंटरनेट पे बहुत सारा भरा पड़ा रहता है। आप कोई रील्स भी चलाइएगा कंप्यूटर से रिलेटेड तो सारा फैक्ट ही चलने लगता है, देता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए, इफ़ वी वांट to restore your computer a previous version in Windows XP या Windows 7, then which of the following option should be selected। ये बोल रहा है कि जैसे अगर हम मोबाइल ही चलाते हैं तो देखिएगा कि टाइम के साथ साथ उसमें ना अपडेट वर्जन आ जाता है कि आप इसको अपडेट कर लीजिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर में भी अपडेट डालते हैं, अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद कोई एप्लीकेशन या कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में सपोर्ट नहीं कर पा रहा होता है और कुछ एरर आ जाता है। तो फिर हमको कई बार ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि हम इसका प्रीवियस वर्जन को फिर से वापस ले आएँ। तो वो हम कहाँ से करते हैं, वो ये ऑप्शन पूछा है। और एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि हम सारे क्वेश्चन को हिंदी करके इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और ट्रांसलेट करने के बाद ये जो क्वेश्चन जो है ना ओरिजिनल में बनता है इंग्लिश में, और इसको ट्रांसलेट करने के बाद कुछ कुछ इसका वर्ड है हिंदी में कुछ इस टाइप का हो जाएगा ना, अलग ही मीनिंग उसका निकल जाएगा और उसको समझना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए। और एग्ज़ाम में भी इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएगा, और अगर आप हिंदी करके उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा परेशानी होगी। तो आप लोग इंग्लिश में ही क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए। बाकी हम तो हिंदी में समझा ही रहे हैं, बस क्वेश्चन को देखिए इंग्लिश में और डील करिए इंग्लिश में ही हमेशा।
तो हम इसको देख लेते हैं कि कहाँ से हम विंडोज़ का जो है प्रीवियस वर्जन को रिस्टोर कर सके, यानी कि अपडेट करने के बाद फिर से अगर मन हो गया कि नहीं पीछे का ही चीज़ हमको रिस्टोर करना है, तो उसके लिए हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम एसेसरीज और सिस्टम टूल के अंदर सिस्टम रिस्टोर करके एक ऑप्शन रहता है। तो हम देखिए स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ये ऑल प्रोग्राम है सबसे नीचे, इस पर क्लिक करते हैं। एसेसरीज नाम का एक फ़ोल्डर होता है नीचे, आप इसको स्क्रॉल करिएगा तो एक एसेसरीज नाम का एक फ़ोल्डर आएगा, ठीक है। ये वर्ड पैड ऑन हो गया गलती से, देखिए। तो हम ऑल प्रोग्राम पे गए और यहाँ पे देखिए एसेसरीज नाम का एक फ़ोल्डर है, और इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा एक सिस्टम टूल, जो कि ये भी एक फ़ोल्डर है, यहाँ पे देखिए। तो सिस्टम टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सिस्टम रीस्टोर के नाम से, देखिए सिस्टम रीस्टोर। इस पर जैसे क्लिक करिएगा ना तो कुछ ऑप्शन पूछेगा, ठीक है। ये स्टार्ट हो जाएगा ऐसे कुछ करके कि कौन से डेट का आप रीस्टोर डालिएगा। जैसे ये इससे अभी जैसे बोल रहा है रिकमेंडेड रीस्टोर आज का दिया है 3 तारीख करके, और अगर हम चूज डिफरेंट कर लेंगे तो यहाँ पे डालने के बाद ना आपको एक, जैसे नेक्स्ट करिएगा, अभी हम नेक्स्ट नहीं करेंगे नहीं तो ये वीडियो क्लोज हो जाएगा। तो फिर आपको ये एक डेट का स्लॉट देगा कि 1 महीना पहले का रीस्टोर करना है या 2 महीना पहले का रीस्टोर करना है, ठीक है। तो उतने पुराने टाइप का आपका जो कंप्यूटर था, यानी 2 महीना पहले जैसा आपका कंप्यूटर चल रहा था उसी टाइप का यहाँ पे रीस्टोर हो जाएगा, और आपका कंप्यूटर प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस सॉरी वर्जन में अपडेट हो जाएगा फिर से। तो हम इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट असेंबलर। अब सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि असेंबलर है क्या, उसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि उसके बारे में सच क्या बात है। तो पूछ रहा है कि असेंबलर के बारे में इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, और 3 ठो गलत है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं असेंबलर है क्या। देखिए कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज पे काम करता है, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हो चाहे वो आजकल का कंप्यूटर क्यों ना हो। तो मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है एक बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 को ही समझता है। तो फिर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि कंप्यूटर में तो हम ABCD या फिर हिंदी इंग्लिश में हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं तो कंप्यूटर कैसे समझ जाता है। तो देखिए कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को समझे इसके लिए कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसको कि हम ट्रांसलेटर बोल सकते हैं, ट्रांसलेटर बोलिए, क्योंकि ये हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। तो ट्रांसलेटर जो होता है ना वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक ना। एक होता है असेंबलर और एक होता है कंपाइलर, ठीक ना। एक और भी होता है इंटरप्रेटर उसको बोलते हैं, लेकिन उसको हम बता देते हैं अलग से वो कैसे काम करता है। कंपाइलर का ही एक अलग फीचर वाला जो ट्रांसलेटर है उसको हम लोग इंटरप्रेटर के नाम से जानते हैं। तो देखिए असेंबलर का मतलब होता है ये सिंबॉलिक लैंग्वेज पे काम करता है। जैसे कि आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट देखे होंगे, अगर आपको एक सिंबॉलिक लैंग्वेज का मीनिंग समझाएं तो कमांड प्रॉम्प्ट होता है। जैसे कि हम यहाँ पे दिखाएं, देखिए सिंबॉलिक लैंग्वेज कैसे काम करता है। अभी हम और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी एक इमेज के रूप में दिखता है सारा चीज़, और इमेज दिखता है, वीडियो वीडियो सब दिखता है। तो ये जो है ना ये असेंबलर का एग्जांपल नहीं है, ये कंपाइलर लैंग्वेज से बन रहा है। असेंबलर जैसे कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करें तो देखिए इसमें कोई भी आपको पिक्चर नहीं दिखेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंबल चलता है। सिंबल का मतलब है जैसे अगर आपको कुछ करना है, कोई एक डायरेक्टरी या फोल्डर बनाना है तो हम लिखते हैं MD स्पेस डालते हैं, और जिस भी नाम से बनाना है, जैसे हमको एक बनाना है किसी भी नाम से हम बना लेते हैं, वेलकम नाम से WEL, तो ऐसे डालेंगे और इंटर करेंगे तो ये कहाँ पे बनेगा, C ड्राइव यूजर्स के अंदर DRs के अंदर आपका ये बन जाएगा, वेलकम नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। तो ये असेंबलर लैंग्वेज है। तो हम जो यहाँ से कमांड दे रहे हैं इसको मशीन के बाइनरी कोड में कौन कन्वर्ट कर रहा होगा, तो इसको कन्वर्ट कर रहा होगा असेंबलर, ठीक है। और आजकल हम लोग कोई भी फोल्डर कैसे बनाते हैं, तो देखिए जैसे हम यहाँ पे डेस्कटॉप की बात करें कि यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है तो राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं और यहाँ से ले लेते हैं फोल्डर। तो हमने कोई कमांड पास किया नहीं किया, हमने सिर्फ ग्राफिक्स को यूज करते हुए इमेज को देखते हुए एक फोल्डर बना दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए एक न्यू फोल्डर बन गया, ठीक है। तो ये जो अभी हम इसको इंस्ट्रक्शन दिए जितना सारा, इसको कंप्यूटर को कौन समझाया कि कंप्यूटर को ये काम करना है कि एक फोल्डर बनाना है। तो हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं इसको ट्रांसलेट करने का काम करता है कंपाइलर, और जो कमांड प्रॉम्प्ट था सेकेंड जनरेशन में वो चल रहा था उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है असेंबलर। तो ये दोनों हमारा ट्रांसलेटर है। तो अब ये बोल रहा है कि ट्रांसलेटर के बारे में सही बात क्या है। तो देखिए
इट्स सर्विस एज ए ब्रिज बिटवीन सिंबॉलिक कोड इंस्ट्रक्शन रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड द कंप्यूटर प्रोसेसर। ये बोल रहा है कि ये एक सेवा देता है जो कि समझिए एक सिंबॉलिक जो कोड हम लोग यूज करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं, सिंबॉलिक कोडेड इंस्ट्रक्शन रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, जो कि असेंबली लैंग्वेज का एक पार्ट है, उसको कंप्यूटर प्रोसेसर को जो है डिकोड करके देने का काम करता है, ताकि उसको ये पता चल जाए कि हम क्या चाहते हैं कंप्यूटर से और कंप्यूटर को क्या काम करना है। ठीक है, असेंबलर यही काम इसको समझाता है। तो असेंबलर के बारे में ये सही है, बाकी और सब चीज़ गलत है, क्योंकि असेंबलर एक ट्रांसलेटर है, ना कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो ऊपर में दिया है इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो ये तो है नहीं। उसके बाद ये वर्क्स फ्रॉम इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बोल रहा है जैसे कि कोई एप्लीकेशन आप चलाते हैं, और यूजर का मतलब है कि आप खुद यूजर, और एप्लीकेशन जो कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन चल रहा है, इन दोनों के बीच में जो है एक रिलेशन बनाता है, और ताकि हम कोई भी काम करते हैं तो एप्लीकेशन को पता चले, एक इंस्ट्रक्शन दें। तो ये इसका काम नहीं है, ये जो है एप्लीकेशन के साथ जो है इंटरफेस नहीं करता है, ठीक ना। इसका काम, ये जो काम करता है ये जीयूआई का काम होता है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का काम होता है। तो अभी इसको आगे चल के देखते हैं। टाइप ऑफ ए एंटीवायरस, तो असेंबलर एक एंटीवायरस का टाइप नहीं है। एंटीवायरस का कितना टाइप होता है और उसको कैसे पहचानेंगे, इसको भी हम आगे कवर करेंगे। आज पहला दिन है तो देखते चले कि हमको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद है देखिए, ईमेल वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम ऑन। तो आपको पता होना चाहिए कि इमेज पहली बार कब यूज किया गया, ठीक ना। तो यहाँ पे पूछा है कि किसने यूज किया ईमेल को पहली बार। तो ईमेल को सबसे पहली बार अर्पानेट यूज किया। अर्पानेट है क्या, तो जैसे अभी के लिए हम बोलते हैं कि इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। तो यानी कि एक ऐसा जरिया है जिसपे कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को हम एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कंप्यूटर जिस टर्मिनल पे, टर्मिनोलॉजी पे एक साथ जुड़ता है, उसको हम नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो इंटरनेट आजकल उसका नाम आ गया है, इंटरनेट ये एक नाम है, ठीक ना। तो इंटरनेट के आने से पहले जो कंप्यूटर का नेटवर्क हुआ करता था उसका नाम था अर्पानेट। तो अर्पानेट में ही पहली बार ईमेल यूज किया गया था 1971 ईस्वी में, ठीक है। तो 1971 में ईमेल को यूज किया गया था अर्पानेट के द्वारा। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो अर्पानेट का ही अपडेट वर्जन आजकल इंटरनेट है, जो कि बहुत विस्तृत हो चुका है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, इथरनेट एडाप्टर या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वर्क ऑन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो देखिए, ये ओएसआई मॉडल का एक सवाल है जिसमें कि 7 लेयर होता है, 7 लेयर होता है। उसके सातों लेयर को कैसे समझना है, तो ये तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको एक क्लास स्पेशल लेना पड़ेगा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जैसे सातों लेयर में से ये 4 लेयर का नाम यहाँ पे दिया है, और पूछ रहा है कि इथरनेट एडाप्टर या नेटवर्क इंटरफेस कौन से लेयर से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए हम ओएसआई मॉडल का जो क्लास लाएंगे उसमें से आपको पता चलेगा। अभी याद रख लीजिए कि डाटा लिंक लेयर नाम से ये जुड़ा है, ठीक है, और इसका काम डाटा लिंक लेयर से होता है। इथरनेट एडाप्टर का अगर नाम पूछेगा कि इथरनेट एडाप्टर क्या होता है, तो RJ45 उसका नाम होता है, ठीक है। तो अगर आप इमेज देखिए इथरनेट एडाप्टर का, तो वो हम दिखा देते हैं। RJ45 उसका नाम होता है, RJ45। और इसका पूरा नाम अगर देखिएगा तो रजिस्टर्ड जैक होता है, ठीक ना। RJ का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक, 45 ये नंबर है। ये होता है इथरनेट कनेक्टर, देखिए रजिस्टर्ड जैक 45 है। और ऐसा इसका कुछ बना होता है, जो कि आप इमेज में देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसी से नेटवर्किंग में जुड़ा जाता है कोई भी कंप्यूटर को ऑफलाइन। LAN का नाम सुने होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इसी के माध्यम से बनता है, यानी कि इसी कोड से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो इसका भी नाम कई बार पूछा जाता है कि LAN को कौन से एडाप्टर से जोड़ा जाता है, ठीक ना। तो इसको याद रखेंगे ये, हाँ, RJ45 इसका नाम है, जिसका कि रजिस्टर्ड जैक है। इस बार इसका भी नाम फुल फॉर्म पूछा गया है RJ45 का। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए, ये डाटा लिंक लेयर का पार्ट है। इसके बाद है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ APIPA, ठीक ना। APIPA का पूरा नाम क्या होता है, तो देखिए, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, ठीक। ये ऑटोमेटिक जनरेट होने वाला जो प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, यानी कि कोई अगर प्राइवेट इंटरनेट चलाता हो, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर सब में चलता है,
जैसे एसबीआई का बैंक है तो वो डायरेक्ट इंटरफेस पे, डायरेक्ट इंटरनेट पे आके कभी भी कोई काम नहीं करता है, तो उसके लिए ये प्राइवेट इंटरनेट यूज़ करता है, ठीक है। तो उसी का प्रोटोकॉल जनरेट करने के लिए एबीपा उसका पूरा नाम होता है, एबीपा का पूरा नाम है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, इसको याद रखेंगे। इसी तरह आगे बता रहे हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोर्ट्रन। फोर्ट्रन क्या है, फोर्ट्रन के बारे में क्या सच बात है, ये पूछा गया है। तो देखिए फोर्ट्रन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, हाई लेवल स्पेशली याद रखेंगे, और ये थर्ड जनरेशन का एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि फोर्ट्रन कब आया है थर्ड जनरेशन में, ये भी आपके इस वाले थ्योरी में कवर किए हैं, ये जो थ्योरी अभी दिए हैं, अभी इसको बताएंगे आगे। ये सारे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसको बताएंगे। और ये क्लास करीब 10 बजे तक चलेगा, थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्लास, मगर टाइम कम है और तैयारी आप लोगों को ज़्यादा करना है, तो इतना टाइम तो देना पड़ेगा, तभी आप जो है इतना ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा। तो अभी के लिए फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है और थर्ड जनरेशन से बिलोंग कर रहा है। आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे दिया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सी यू आई इन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो एक इंटरफेस चलता है, एक होता है सी यू आई और एक होता है जी यू आई, ठीक है। तो सी यू आई का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और पहले ये चलता था पहले के टाइम पे कंप्यूटर में, जबकि कंप्यूटर में इमेज और वीडियो वगैरह सब दिखाने का सुविधा नहीं था, उस टाइम ये चलता था, और इसका नाम होता था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट अभी देखें, तो कमांड प्रॉम्प्ट में क्या था कि कोई भी इमेज वगैरह आप नहीं देख सकते, वीडियो सब नहीं चला सकते। तो पहले के कंप्यूटर में इमेज सब चलता भी नहीं था, यानी कि मूवी वगैरह सब नहीं आता था। तो उस टाइम का कंप्यूटर किसको फॉलो कर रहा था, सी यू आई को, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर का मतलब टेक्स्ट को दिखाएगा, और यूजर और इंटरफेस के बीच में यानी यूजर के बीच में। और जी यू आई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि आपको इमेज और मूवी वगैरह सारा चीज़ दिखाता है, वीडियो सब सारा दिखाने का काम करता है। तो सेट वन का जितना भी फंडामेंटल से क्वेश्चन था, देखिए 19 क्वेश्चन है इसमें सेट वन से, और अगर आप फंडामेंटल को इग्नोर करते हैं तो एक सेट में 19 क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं कि कितना वेटेज बढ़ा रहा है ये। तो हर सेट में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, एवरेज लेके चलिए 15 से 20 क्वेश्चन आपको हर सेट में फंडामेंटल से देखने को मिलेगा। तो आपको फंडामेंटल पे इतना कमांड तो रखना है, क्योंकि ये आपका 50% काम यही कर देगा, ठीक ना। तो हम अब जितना भी क्वेश्चन लाए थे सेट वन से आपको दिखाने के लिए फंडामेंटल से, वो कवर कर दिए हैं। और अब चलते हैं थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि फंडामेंटल से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, और उसके पूरे थ्योरी को अभी हम टेलीग्राम पे डालेंगे, और आप लोग जुड़ जाइए ग्रुप से और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ तक हम समझ चुके थे कि कंप्यूटर है क्या और इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अगर इनपुट व आउटपुट डिवाइस में और कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो बोलिएगा, हम इसके लिए अलग से फिर वीडियो बना देंगे। देखिए जनरली तो कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म होता नहीं है, कोई बनाया नहीं है, जो भी कंप्यूटर को बनाया वो इसका कोई फुल फॉर्म बना के नहीं गया कि स्पेशली आपको यही पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक कोई फुल फॉर्म तैयार किए हैं, और फुल फॉर्म से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, सिर्फ एक चीज़ पूछता है फुल फॉर्म से, वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म हम ऐसे समझते हैं जैसे कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशनल एंड रिसर्च, ठीक है। यानी कि आमतौर पर एक संचालित होने वाला एक ऐसा मशीन है जो कि जिसका कि हम लोग आमतौर पे कहाँ पे यूज़ करते हैं, या तो पढ़ाई लिखाई में, या तो इंटरटेनमेंट के लिए, या तो कोई भी चीज़ के रिसर्च के लिए, या तो बिजनेस और व्यापार करने के लिए, ट्रांजेक्शन सब करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका। तो फुल फॉर्म से हमेशा आपको एक ही क्वेश्चन अगर कभी आएगा तो देखने को मिलेगा कि R4 क्या होता है, ठीक है। पूछेगा कि कंप्यूटर में R4 क्या होता है, तो R4 आप रिसर्च याद रखेंगे, और सिर्फ यही एक देखने को मिलता है क्वेश्चन, और बाकी और कोई चीज़ है नहीं। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे एक कंप्यूटर का फिगर दिए हैं ताकि आप समझ पाएँ कि कंप्यूटर के लिए बेसिक नीड क्या है। यानी कि आपको कई बार फंडामेंटल में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इनमें से कंप्यूटर के लिए बेसिक ज़रूरत का चीज़ क्या है, ठीक ना। यानी कि कंप्यूटर के एक सेटअप को तैयार करने के लिए इसमें किस किस चीज़ को रहना ज़रूरी है और कौन सा चीज़ को रहना ज़रूरी नहीं है। तो 2019 के एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि बेसिक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए इनमें से क्या चीज़ नहीं रहना चाहिए, और ऑप्शन में था प्रिंटर। तो देखिए कंप्यूटर में प्रिंटर का जो रोल है वो एडिशनल है, जब ज़रूरत होगा तब रखेंगे और जब ज़रूरत नहीं होगा तो नहीं रखेंगे।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना प्रिंटर का कोई कंप्यूटर हम यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसी से एक और क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन में इंटरनेट दिया हुआ था। तो इंटरनेट भी एडिशनल पार्ट है, क्योंकि एडिशनल इसलिए है कि इंटरनेट के बगैर भी हम कंप्यूटर चला सकते हैं और सारे काम को कर सकते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर के लिए बेसिक ज़रूरत क्या है, एक मॉनिटर होना चाहिए, एक कीबोर्ड होना चाहिए, और इसको सीपीयू पैनल बोलते हैं या फिर सिस्टम बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। बोलचाल के भाषा में इसको सीपीयू बोल देते हैं हम लोग, क्योंकि इसके अंदर ही सीपीयू लगा रहता है, जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू। और सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक छोटा सा चिप होता है, ठीक ना। छोटा सा एक चिप इस बॉक्स के अंदर लगा होता है, इसी से इसका नाम सीपीयू पड़ गया है। तो इसको सीपीयू पैनल के नाम से जानिए आप लोग। और एक यूपीएस रहना ज़रूरी होता है, और एक माउस। तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ये तो रहेगा ही, सीपीयू रहेगा, क्योंकि यही एक ओरिजिनल कंप्यूटर यही है, ये सब तो दिखाने का काम करता है। और एक यूपीएस रहना जरूरी है, इसका पूरा नाम यूपीएस का होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फुल फॉर्म में इसको भी देंगे, तो इसको याद रखिएगा, इसको बहुत बार पूछा जाता है। और ये यूपीएस काम क्या करता है, ये एक छोटा सा इन्वर्टर का काम होता है कि जब कभी अचानक से बिजली चली जाए, लाइट कट जाए, तो ये आपके कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद होने नहीं देता है। और डायरेक्ट बंद होने से जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो वो बिना सेव किए हुए रखिएगा तो वो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये एक छोटा सा इन्वर्टर होता है कि ताकि, और ये भी पूछा जाता है कि यूपीएस का बैटरी बैकअप कितना देता है, एक बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि 30 से 35 मिनट तक इसका बैटरी बैकअप चलता है। तो उतना टाइम देता है कि ताकि आप कोई भी जो काम कर रहे हो उसको सेव कर सकें और आपका कंप्यूटर अचानक से बंद ना हो। तो बेसिक नीड इतना ही चीज़ का होता है कंप्यूटर का एक सेटअप तैयार करने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए, अब आ गए हैं थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे। और जो भी सवाल फंडामेंटल में पूछता है, यहाँ से कोई पूछता है, तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो आपसे सबसे पहला जो कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर तो ये है नहीं, कंप्यूटर पहली बार बना था कैलकुलेशन करने के लिए, गणना करने के लिए। कुछ भी चीज़ हो जो गणना करने में आपको सुविधा दे, कोई भी ऐसा यंत्र या कोई भी ऐसा डिवाइस, उसको हम कंप्यूटर की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। तो पहली बार ना मैकेनिकल कंप्यूटर सब था नहीं, तो उस टाइम ये लकड़ी का बना हुआ अबाकस चलता था, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं, जैसा आप लोग पहला दूसरा की क्लास में देखे होंगे, नैन तारा करके एक, कौन सा तारा, एक ना कुछ नाम आता था, सवाल भी आता था इसके लिए। तो ये इस पे इससे कैलकुलेशन होता था। अबाकस है, इसका मेथड कुछ अलग होता होगा कैलकुलेशन करने का। हालांकि ये भी कई बार देखने को मिलेगा कि इसका आविष्कार कौन सा देश किया है। तो ऐसे तो चाइना किया है, लेकिन कई बार ग्रीस का भी नाम आता है, ग्रीस का। तो दोनों का ऑप्शन लेके चलेंगे। और आप ये देख लीजिए कि इसका आविष्कार लगभग 2700 से लेके 300 ईसा, 2700 से लेके 3000 ईसा पूर्व माना जाता है, तब से ये चल रहा है। इसी से इंस्पायर होके थोड़ा सा इसका जो डेवलपमेंट हुआ, जो 1617 ईस्वी में जो कुछ नया डिवाइस बन के आया, जिसको कि कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यूज कर रहे थे, तो इसका नाम था नेपियर बॉन्ड्स। 1617 ईस्वी में आया था। और ये सब फैक्ट है, आपको ये डायरेक्ट याद रखना होगा कि नेपियर बॉन्ड्स कब आया। तो 1617 ईस्वी में कौन लेके आया, तो जॉन नेपियर। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो कोई भी साइंटिस्ट आविष्कार करता है किसी भी चीज़ का, तो उसी उन्हीं के नाम पे उस चीज़ का नाम रख दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, जॉन नेपियर के नाम पे ही इनका नाम पड़ा है, नेपियर बॉन्ड्स। इसमें लकड़ी और हड्डी का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा डिवाइस बनाया गया था जिसका कि कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता था। ये जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। तो ये जॉन नेपियर बॉन्ड्स जो है, जॉन नेपियर जो नेपियर बॉन्ड्स बनाया था 1617 ईस्वी में बनाया है। तो इसको याद रखेंगे, इसमें से बस इतना ही चीज़ पूछेगा, इससे ज़्यादा आपसे कभी संभावना नहीं बनता है कि क्वेश्चन आने का। उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक पास्कल्स कैलकुलेटर से क्वेश्चन आता है कि पास्कल्स कैलकुलेटर कब आया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का पहला मैकेनिकल मशीन किसे बोलते हैं, तो पास्कल कैलकुलेटर को बोला जाता है। तो देखिए, पास्कल्स कैलकुलेटर जो है ना, ये 1642 ईस्वी में आया था। ब्लेज पास्कल्स ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बनाया था ये कंप्यूटर। ये फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। और इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट मैकेनिकल मशीन, ये फर्स्ट मैकेनिकल मशीन था, ठीक है। मैकेनिकल का मतलब होता है कि इन सब में देखिए कोई यंत्र जैसा नहीं लग रहा है, ठीक ना, सिंपल कुछ रखा हुआ है। और इसके बॉक्स में बहुत सारा
यंत्र के जैसा बनाया हुआ था, जैसे कि कोई मशीन खोलने के बाद देखते हैं अंदर में जैसा वायरिंग सब टाइप का रहता है, वैसा इसमें कुछ कैलकुलेशन सब करके अंदर बहुत सारा चीज़ बनाया हुआ था। तो इसीलिए इसका नाम पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, ये मशीन के जैसा फील दे रहा था। उसके बाद एक सवाल आता है लिबनिट्ज कैलकुलेटर से। तो ये लिबनिट्ज 1671 ईस्वी में आया, जिसको कि गॉटफ्रेड लिबनिज नाम के जर्मन के रहने वाले साइंटिस्ट ने बनाया था। और इसका देख सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर होता था, इसमें 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारा लिखा रहता था, और यहाँ भी लिखा रहता था अलग अलग। इसका भी मेथड अलग होता था कैलकुलेशन करने का। उन टाइम पे तो हम लोग थे नहीं कि इनको चला के देखें, कि एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सके कि इसको कैसे यूज किया जाता था। और मोस्टली जो क्वेश्चन इनमें से देखने को मिलता है वो यहाँ से पूछता है कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, या फादर्स ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो सब लोग जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, लेकिन चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले थे ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, इसको याद रखना है। और चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था डिफरेंस इंजन। नाम याद रखेंगे, डिफरेंस इंजन। और ये 1822 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। इसके बाद आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछता, मगर ऐसा है कि ये जो मशीन था उस टाइम पेट्रोल इंजन या बिजली से चलने वाले इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ये सब भाप पे चलने वाला, यानी जो ईंधन कोयला सब यूज करके जो चलता था स्टीम पे इंजन, इसमें भी वही चीज़ यूज किया जा रहा था। तो आगे देखिए, यहाँ पे देखिए एक है मार्क वन, जो कि 1930 में बना है। हार्वर्ड आइकन साइंटिस्ट का नाम है, यूएसए के रहने वाले थे। इन्होंने एक जो है सो द फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस बनाया था, यानी कि पूरी तरह से बिजली से चलने वाला पहला ये डिवाइस बनाया था, ठीक है। ये स्टीम पे चल रहा था, भाप पे, बिजली पे नहीं चल रहा था। और ये जो है ये आपका बिजली से चलने वाला पहला कंप्यूटर बनाया था हार्वर्ड आइकन, यूएसए के रहने वाले, 1930 में। इसका नाम क्या था, मार्क वन। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बिजली से चलने वाला पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर क्या था, तो मार्क वन नाम याद रखना है। इसके बाद आपसे कई बार यहाँ पे इन चारों जो कंप्यूटर का टाइप्स हैं इनसे सवाल पूछा जाता है। तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनसे क्या क्या सवाल बनता है। हम थ्योरी में उतना ही चीज़ डाले हैं जितना कि आपको ज़रूरत है, जिससे कि सवाल बनता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ डाल के हम इसका जो है भीड़ नहीं बढ़ाना चाहते हैं कि फिर याद करने में दिक्कत होगा। देखिए फर्स्ट बना है एनिएक, ENIAC। तो एनिएक का फुल फॉर्म पूछा जाता है। और एक चीज़ याद रखेंगे, ये चारों के चारों फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन का ये चारों कंप्यूटर है, इतना याद रखेंगे। कई बार पूछता है कि इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन का है, तो चारों में से कोई भी रहेगा, याद कर लेंगे और उसको टिक करेंगे। देखिए एनिएक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। इसको 1946 में बनाया था, और इसको बनाया था JP एकर्ट एंड जॉन मोचली नाम का दो साइंटिस्ट मिलके इसका आविष्कार किया था। इसमें से इतना ही चीज़ पूछता है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, इसभी याद रखिए, और कौन बनाया है ये आपको याद रखना है। उसके बाद पूछता है इडसैक, EDSAC। तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जो कि 1949 ईस्वी में बना था। इसको बनाया था मॉरिस विल्कस, ठीक है। मॉरिस विकलेस नाम का साइंटिस्ट इसको बनाया था, तो इसको याद करेंगे। और उसके बाद है इडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और इसको बनाया है जॉन वॉन न्यूमैन। अब जॉन वॉन न्यूमैन से एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कई बार सवाल में ये पूछा जाता है कि मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न का मतलब जो हम और आप लोग चला रहे हैं, आधुनिक कंप्यूटर, आजकल का कंप्यूटर। तो मॉडर्न कंप्यूटर का स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, यानी मॉडर्न कंप्यूटर का कंसेप्ट जो हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं उसको ऐसा बनाने का जो फीचर है, वो किनका लाया हुआ है, वो जॉन वॉन न्यूमैन का ही लाया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे कई बार सवाल पूछेगा कि मॉडर्न कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है या थ्योरी जो है वो कौन लाया था, तो जॉन वॉन न्यूमैन का नाम याद रखना है। उसके बाद एक कंप्यूटर का पूछता है जो यूनिवैक है, UNIVAC। तो देखिए इसका नाम सबसे बड़ा है, लेकिन इसका फुल फॉर्म सबसे छोटा है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। और इसको 1951 में बनाया था। कौन बनाया, JP एकर्ट एंड जॉन मोचली। ये दोनों मिलके दो कंप्यूटर बनाए हैं, एक स्टार्टिंग में भी बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी इसका नाम है जॉन वॉन न्यूमैन, सॉरी JP एकर्ट एंड जॉन मोचली, और यहाँ भी है JP एकर्ट एंड जॉन मोचली। ये दोनों दो कंप्यूटर बनाए हैं मिलके, ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि अभी देखे थे, जैसे कि एग्जाम में आया था कि पंच कार्ड सेकेंड जनरेशन का डिवाइस है,
और फोर्ट्रन पूछा था कि ये कौन सा चीज़ है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है। और ये भी पूछ लेता है कि फोर्ट्रन कौन से जनरेशन से बिलोंग करता है। तो ये सब चीज़ समझने के लिए आपको जनरेशन पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखिए जनरेशन अभी बता रहे हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैसे समझेंगे। तो जो पहला जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसका जो एक टाइम ऑफ पीरियड अगर हम माने तो 1940 से 1956 याद रखेंगे। लेकिन ये जो टाइम ऑफ पीरियड है इसका, ये कभी भी सटीक ऐसे नहीं मिलेगा कि 1940 1956 ही रहेगा। इसमें फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है, यानी कि ये हमेशा कुछ आगे पीछे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन वाइज। क्योंकि कोई भी जनरेशन अचानक से बंद होके शुरू नहीं होता है। ये कोई कोरोना नहीं है कि कब से लॉकडाउन लगा तो एक स्पेशल डेट बता देंगे। जनरेशन है तो जनरेशन के गैप आने में कुछ साल का अंतर हो जाता है। तो कई बार आपको ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा 1940 से 1950, 1942 से 1952 ऐसे, ठीक है, 1942 से 1956 भी देखने को मिलेगा। यानी कि 1940 को आपको टारगेट रखना है और 1 2 या 3 साल का फ्लैक्चुएशन आगे पीछे देख लेना है। और जब कभी एग्जाम में आएगा तो इससे मैच करता हुआ दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा, फ्लैक्चुएशन के बाद भी बहुत दूर दूर का ऑप्शन रहेगा। तो आप उसको पहचान लीजिएगा। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि 1940 से 1956 फर्स्ट जनरेशन का एक टाइम ऑफ पीरियड है, जितना कि हम लोग जानते हैं। तो इसमें है कि मेन मेन चीज़ है, क्या सब चीज़ ऐसा था कि फर्स्ट जनरेशन इसको मानते हैं। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन में जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था, यानी कि जैसे आजकल बोलते हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को बोलते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर का ब्रेन था वो सीपीयू नहीं था। उस टाइम पे था क्या, उस टाइम वैक्यूम ट्यूब चल रहा था, ठीक है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि वैक्यूम ट्यूब होता क्या है, और इमेज थोड़ा सा देखते चलेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा और कभी भी आप भूलिएगा नहीं, इसको लॉन्ग टाइम तक याद कर पाइएगा। तो ये वैक्यूम ट्यूब क्या है इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं वैक्यूम ट्यूब। देखिए ये एक कांच का बना हुआ नली है, जो कि एक जैसा पहले के टाइम पे रेड वाला बल्ब चलता था 100 वाट का, उसी टाइप का ये एक स्ट्रक्चर है। और इसका बनावट कई टाइप का होता है, कई बार देख सकते हैं अलग अलग टाइप का इसका बनावट है। तो इसी को हम लोग वैक्यूम ट्यूब जानते हैं। और इसमें देखिए यहाँ पे लाइट जल रहा होगा रेड कलर का, ऐसा लाइट जलता था पहले के कंप्यूटर में। तो ये जो वैक्यूम ट्यूब था, एक कंप्यूटर में लगभग इतना समझिए कि 100 से ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब लगता था। और 100 से ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब लगने का मतलब है कि कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होगा। और तो और ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट होता था क्योंकि उसके अंदर लाइट जलता था। तो कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए रूम को जो है ना एयर कंडीशनिंग रूम बनाना पड़ता था। और ये बिजली भी बहुत खाता था, ठीक ना। तो ये सब चीज़ कुछ फैक्ट है जो कि आपको जनरली कॉमन सेंस से याद रखना है कि बहुत ज़्यादा गर्म होता था, बहुत ज़्यादा बिजली का खपत करता था और बहुत ज़्यादा स्लो था ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का। तो ये सब तो ऐसे जनरल चीज़ है, ये सब तो याद हो ही जाएगा। लेकिन आपको सवाल जहाँ से देखने को मिलता है वो देखिए कि मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसका वैक्यूम ट्यूब था। उसके बाद पूछेगा कि मेन मेमोरी क्या था। मेन मेमोरी से तात्पर्य है कि स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि आजकल हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में हम लोग कोई भी डाटा को स्टोर करके रख लेते हैं। तो उस टाइम पे ये सब जो चल रहा था फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर, उस टाइम पे हम डाटा को कहाँ पे सेव करके रखते थे। उस टाइम हार्ड डिस्क बना था तो नहीं बना था। तो उस टाइम पे चल रहा था मैग्नेटिक ड्रम्स, ठीक है, और मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक टेप को भी हम लोग देखते हैं ताकि उसको याद कर पाएँ अच्छे से। तो देखिए, तो हम यहाँ पे आपको मैग्नेटिक ड्रम दिखा रहे हैं। देखिए ऐसा एक रोलर होता था, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा एक डिवाइस अलग से बनता था, एक मशीन जिसमें कि मैग्नेटिक ड्रम लगा रहता था। और ये है मैग्नेटिक ड्रम। और फर्स्ट जनरेशन में इतना ज़्यादा चीज़ डेवलप नहीं हुआ था कि उस टाइम इमेज वगैरह सब था नहीं, मूवी वगैरह सब था नहीं। तो ये मैग्नेटिक ड्रम में कोई इमेज या मूवी सब नहीं रखा जाता था, इसमें सिर्फ टेक्स्ट रखा जाता था। यानी बाइनरी के लैंग्वेज में, यानी 0 और 1 में जो भी चीज़ हम लिखते थे तो वही चीज़ इसमें सेव करके रखना पड़ता था ताकि उसको फिर बाद में यूज कर पाएँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक ड्रम अब आपको शायद याद रहेगा हमेशा के लिए। देखिए ऐसा होता है मैग्नेटिक ड्रम। और रही बात मैग्नेटिक टेप का, तो मैग्नेटिक टेप भी हम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक टेप होता कैसा है। ये जो ड्रम है ना, इस पे मैग्नेट का एक परत चढ़ा होता है, यानी चुंबक का एक परत चढ़ा होता है, चुंबकीय परत, जो कि इस पे डाटा स्टोर करने का काम करता है। और ये देखिए ये मैग्नेटिक टेप है।
पहले ये मोटा सा टेप होता था, जैसे ये बेल्ट चल रहा है, बेल्ट के जैसा देखिए, और इस पे भी मैग्नेट का एक परत चढ़ा होता था जिस पे कि हम लोग डाटा को स्टोर करते थे। धीरे धीरे इसको भी अपडेट किया गया और ये बहुत पतला और प्लास्टिक का फाइबर का बनाया गया, जो कि आप लोग पहले के टाइम में शादी सब में जो एम्पलीफायर में सॉन्ग्स बजाते होंगे तो ऐसा वाला आप लोगों ने कैसेट देखा होगा, इसको कैसेट बोलते थे एम्पलीफायर का। शादी वगैरह सब में ऐसा कैसेट लगता था। तो इसके अंदर से जो रील आता था, जो कि रील टूट जाने के बाद ये कैसेट खराब हो जाता था, तो वो भी मैग्नेटिक टेप ही था, ठीक है। वो मगर थोड़ा एडवांस था कि इसको पतला कर दिया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को कम छोटे से एक डिवाइस में स्टोर कर पाए। लेकिन पहले के टाइम में फर्स्ट जनरेशन में ऐसा नहीं था। फर्स्ट जनरेशन में से मोटा तगड़ा सा मैग्नेटिक टेप होता था, देखिए कितना मोटा मोटा सा हो रहा है। तो इतना तो आपको याद रखना है, और इसके लिए हम अलग से एक चार्ट भी बना के दे दिए हैं ताकि आपको याद करने में ज़्यादा मेहनत ना लगे और आसानी से याद कर पाएंगे। उसके बाद देखिए इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज चल रहा था, यानी कि कंप्यूटर को हम कैसे कोई डाटा देते थे और कंप्यूटर हमको कैसे कोई डाटा देता था वापस। तो कंप्यूटर को चलाने के पहले के टाइम में फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज़ हो रहा था, तो उसको हम लोग मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज का ही दूसरा नाम होता है बाइनरी। आप लोगों ने नाम सुना होगा बाइनरी कोड का, जिसमें कि 0 और 1 से ही सारा डाटा को फिट किया जाता है। कुछ भी लिखना होगा तो उसमें और 0 और 1 ही चलता है। तो मशीन लैंग्वेज याद रखेंगे, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलता था फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद है इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में क्या चल रहा था फर्स्ट जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में इनपुट यानी कि जिस चीज़ से हम कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा देते हैं, और आउटपुट यानी कि कंप्यूटर हमको जो लौटा के कोई चीज़ का रिजल्ट देता है। तो दोनों डिवाइस में क्या क्या सब चल रहा था, तो उस टाइम पे पंच कार्ड चल रहा था और पेपर टेप चल रहा था, ठीक है, पंच कार्ड और पेपर टेप। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि पंच कार्ड होता क्या है और इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे फर्स्ट जनरेशन में कैसे यूज़ हो रहा था ये। देखिए ये पंच कार्ड एक कार्ड है, जो जैसे आप लोग कार्टून सब देखेंगे, कार्टून का बना हुआ गत्ता है ये, और इस पे पंचिंग किया जाता है, यानी कि कहीं कहीं पे देखिए इसे पंच करके कटा होगा, छिद्र होगा, इसमें छेद बना होगा, होल। तो इसी को हम लोग पंच कार्ड के नाम से जानते हैं। तो पहले के टाइम में पंच कार्ड को पंचिंग करने के लिए एक मशीन होता था इस टाइप का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही कोई एक मशीन ऐसे चल रहा था। तो पंचिंग कार्ड यहाँ भी देखिए एक मशीन है, और इसमें बहुत कम बटन दिया हुआ है। तो इससे कार्ड को पंचिंग करके जो भी चीज़ हमको कंप्यूटर के अंदर फिट करना है, उसके लिए इसी पे पंचिंग करना पड़ता था, और पंचिंग करने के बाद इसको स्कैन किया जाता था एक डिवाइस में। तो इसके लिए भी कोई एक डिवाइस हुआ करता था। उसमें स्कैन करने के बाद कंप्यूटर ये समझ पाता था कि आप क्या उसके अंदर इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं और कौन से डाटा पे आप अपना प्रोसेस करना चाहते हैं। उसके बाद जब वो कंप्यूटर प्रोसेस कर लेता था तो आपको रिजल्ट भी लौटा के देना है। तो ये तो जैसे मान लीजिए आप एक पंच कार्ड से स्कैन करके दिए, फिर एक सॉलिड पंच कार्ड जो कि सिंपल सा पंच कार्ड लगाना होता था, फिर कंप्यूटर अपने हिसाब से उस पर पंचिंग करता था, उसी मशीन के अंदर वो पंचिंग हो जाता था, और फिर आपको वो पंचिंग किया हुआ ही ऐसा ही कार्ड एक आपको प्रिंट होके आता था। और उसी होल से इसमें जहाँ जहाँ पे छेद दिया हुआ है, उसी को देखते हुए आपको ये पता करना होता था कि कंप्यूटर क्या डाटा हमको लौटा के देना चाह रहा है। तो इसके लिए हमको बाइनरी का कोडिंग थोड़ा सा सीखना पड़ता था, तभी ये काम कर पाएंगे हम लोग कि बाइनरी में कैसा कोडिंग होता है, कि जैसे हमको 2 4 या कोई भी अमाउंट नंबर लिखना है तो उसको बाइनरी में कैसे लिखते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि बाइनरी कोड पंच कार्ड पे कैसे काम कर रहा था। तो पंच कार्ड ये है। और पेपर टेप की अगर बात करें तो पेपर टेप भी इसी के टाइप का है, मगर वो थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा। देखिए पेपर टेप हम यहाँ से आपको देख सकते हैं, यहाँ से इसको, तो ये एक पेपर टेप है, ठीक है ना। इसी के टाइप का एक रील आता है पहले के टाइम पे, ये तो आजकल का इमेज आ रहा है यहाँ पे। तो एक रील आता था और रील पे ही उस पे भी पंचिंग करके कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा दिया जाता था, तो उसको पेपर टेप के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अभी हम बस इतना याद रखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में क्या सब चल रहा था, पंच कार्ड और पेपर टेप। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल पूछता है, जैसे कि आपसे कई बार ये पूछ लेगा कि एनिएक कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है, या एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि IBM 650 ये कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है।
तो यहाँ पे जो कुछ एग्जांपल दिया हुआ है ये सारा का सारा आपके प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो आप इन सब का एग्जांपल थोड़ा सा याद रखेंगे कि कौन से जनरेशन से कौन सा कंप्यूटर बिलोंग कर रहा है। बाकी यहाँ पे नीचे जो भी चीज़ दिया है ये जनरल समझने का चीज़ है कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर साइज में बहुत बड़ा था और वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था और बहुत ही ज़्यादा बिजली का खपत करता था, बहुत ज़्यादा बिजली उसको चाहिए होता था काम करने के लिए। और जैसे जैसे जनरेशन आगे जाते जाएगा तो ये सब चीज़ जो है थोड़ा सा कम होते जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर बिजली थोड़ा कम लेगा, कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा, साइज छोटा होगा। ये सब अंडरस्टूड है, इतना चीज़ समझ लेना है। और बाकी जो फैक्ट है जहाँ जहाँ क्वेश्चन आता है वो हम आपको बताते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हमको सेकेंड जनरेशन देखना है। सेकेंड जनरेशन का एक अगर टाइम देखें तो 1956 से 1964 तक हम मानते हैं सेकेंड जनरेशन चल रहा था। तो ये 1964 तक मानेंगे। और इसमें देखिए यूज ऑफ ट्रांजिस्टर इनिशिएटेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, यानी कि ये जो है ना वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वैक्यूम ट्यूब को हटा के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा, तो कंप्यूटर थोड़ा सा ज़्यादा विश्वसनीय हो गया कि आपके डाटा को लॉस नहीं कर पा रहा था और थोड़ा सा फास्ट हुआ कंप्यूटर। तो हमको देखना ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर कुछ इस टाइप का होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है, जैसे इसको देखिए ये एक ट्रांजिस्टर का टाइप है। तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर आया और ट्रांजिस्टर में एक खास बात था कि 3-4 वैक्यूम ट्यूब के बराबर ये अकेले उतना सारा सप्लाई दे पा रहा था। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जब आ गया तो कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब 3-4 वैक्यूम ट्यूब के साथ एक जगह एक बार में ट्रांजिस्टर यूज होने लगा 3-4 की जगह पे। और ये थोड़ा सा इसके अंदर अगर लाइट जैसा नहीं जल रहा है तो ये थोड़ा कम गर्म होता है और कंप्यूटर उतना ज़्यादा हीट नहीं होता था। तो कंप्यूटर थोड़ा सा एडवांस हुआ फर्स्ट जनरेशन की तुलना में। तो इसमें जो हमको याद करने का चीज़ है, देखिए मेमोरी के रूप में अगर याद करेंगे तो मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप अभी देख ही चुके हैं, और मैग्नेटिक डिस्क आपको देखना है और मैग्नेटिक कोर देखना है कि ये दोनों है क्या, मैग्नेटिक कोर क्या होता है। तो हम यहाँ पे अगर देखें मैग्नेटिक कोर की बात करें तो देखिए मैग्नेटिक कोर कई बार आप लोग ऐसा वाला डिवाइस देखे होंगे किसी के अंदर, ठीक ना। तो पहले कंप्यूटर में ऐसा कुछ चलता था, ये जितना भी इसमें स्लॉट बना हुआ है इसी में डाटा स्टोर होता था। ठीक है, और इसमें तांबे का तार का बहुत सारा कुछ बना हुआ रहता था। तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक कोर। और मैग्नेटिक टेप आप देख ही लिए। अब रही बात मैग्नेटिक डिस्क का, तो मैग्नेटिक डिस्क कैसा होता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये होता है एक मैग्नेटिक डिस्क, ठीक ना। ये एक हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव का इमेज आ चुका है। तो हार्ड ड्राइव का जो ये इमेज है इसके अंदर भी मैग्नेटिक डिस्क लगा होता है, इसीलिए इसका इमेज दे दिया है। लेकिन पहले के टाइम पे फर्स्ट जनरेशन में जो मैग्नेटिक डिस्क आया था वो बहुत बड़ा साइज का होता था मैग्नेटिक डिस्क, ठीक ना। और आप लोग अगर पुराने टाइम का मूवी वगैरह सब देखिएगा उसमें उसका थोड़ा सा सीन सब दिया जाता है कि ऑडियो सब प्ले करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क यूज़ करता था वो लोग। तो ऐसे बड़ा सा एक मैग्नेटिक डिस्क एक डिस्क होता था और मैग्नेट का बना होता था, तो उसमें डाटा स्टोर किया जाता था। तो अभी हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर बात करें तो आप क्वेश्चन में असेंबली लैंग्वेज देखे थे, असेंबलर क्या था। तो हम उस टाइम पे बताए थे कि असेंबली एक लैंग्वेज होता है और उसी को डिकोड करने का काम करता है असेंबलर। तो सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज चल रहा था जो कि कोड बेस्ड लैंग्वेज है। और ये क्या काम करता था कि आपको ऐसे फिगर वगैरह नहीं दिखाने का काम करता था, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल कोड आपको याद याद करना पड़ता था। जो कोई भी काम करना है तो उसके लिए कोड याद करिए। तो कोड का एक डिक्शनरी आता था, डिक्शनरी से आपको देख के सारा काम करना पड़ता था अगर याद नहीं रहेगा तो। इसी तरह इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में अगर देखें तो यही पंच कार्ड है और मैग्नेटिक टेप है। तो यहाँ पे देखिए पंच कार्ड तो आप देख ही लिए है पंच कार्ड कैसा होता है। और पेपर टेप को मैग्नेटिक टेप कर दिया है कि पेपर टेप को थोड़ा सा और एडवांस किया, यानी थोड़ा सा उसमें सुधार किया, डेवलप किया। तो उसी का नाम रखा मैग्नेटिक टेप, ठीक है।
और इस पे मैग्नेट का परत चाहे, जो सिंपल पेपर था उसको मैग्नेट का बनाया। तो मैग्नेटिक टेप इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में चल रहा था सेकेंड जनरेशन में। इसी तरह थर्ड जनरेशन को, अगर सेकेंड जनरेशन का यहाँ पे एग्जांपल सब दिया हुआ है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और फर्स्ट जनरेशन की तुलना में हमेशा बेटर काम करेगा सेकेंड जनरेशन, इतना चीज़ आपको समझना है। थर्ड जनरेशन का अगर टाइम ऑफ पीरियड की बात करें तो 1964 से 1973 तक ये चला है थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन में जो मेजर कंपोनेंट था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, यानी कि जो कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं थर्ड जनरेशन में, वो क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी इसका बोलते हैं। आप लोग बोलचाल के लैंग्वेज में देखे होंगे कि बहुत बार आईसी वर्ड आता है, कि कोई डिवाइस में अगर कुछ कंपोनेंट खराब हो जाता है तो हम लोग बोल देते हैं कि आईसी खराब हो गया है। तो ये आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये आईसी होता क्या है वो हम देखते हैं, और देखते हैं थर्ड जनरेशन में कैसे यूज हो रहा था। देखिए, ये सब जो है ना, ये एक आईसी का एग्जांपल है और आईसी ही है ये सब। तो थर्ड जनरेशन में आईसी चलने लगा, यानी कि पहले वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर की जगह पे ये आईसी आ गया। तो आईसी में एक सुविधा है कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर को, करीब 8 से 10 ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके ये एक आईसी आने लगा। तो कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया, और कंप्यूटर थोड़ा रिलायबल हो गया, और कंप्यूटर का डाटा जो है लॉन्ग टाइम तक चलने लगा, और वो लॉस नहीं हो रहा था डाटा। उसके बाद ये कम हीट होने लगा। ये सेमीकंडक्टर होता है और सिलिकॉन का बना होता है, तो ये जो है बहुत कम गर्म होता है, ठीक ना। जैसे अदर की तुलना में, वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर की तुलना में बहुत कम गर्म होता है। तो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर इतना छोटा हो गया कि पर्सनल कंप्यूटर, जो नाम सुनते हैं पीसी जो बोल देते हैं हम लोग, तो उसका मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन में ही पर्सनल कंप्यूटर पहली बार आया, और इतना छोटा आ गया कि आप एक टेबल पे फिट कर सकते हैं एक कंप्यूटर को। और सब लोग जो है, जहाँ जहाँ पे जो हाईटेक सिटी सब था, बेंगलोर वगैरह सब, कोलकाता सब, इन सब जगह पे कोई भी इंडिविजुअल इंसान एक एक कंप्यूटर खरीद के और लगाने लगा अपने घर पे और अपने पर्सनल यूज के लिए, इसीलिए इसका नाम पर्सनल कंप्यूटर दिया गया और यूज होने लगा। तो आईसी को हम लोग जहाँ तक जानते हैं इतना समझिए कि आईसी यूज हुआ थर्ड जनरेशन में, इसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। उसके बाद बोल रहा है कि मेमोरी के रूप में क्या यूज हुआ। तो यहाँ पे देखिए, मेमोरी में मैग्नेटिक कोर, जो कि अभी आप देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक कोर, तो ये लार्ज अमाउंट का मैग्नेटिक कोर है, यानी कि बड़ा सा एक मैग्नेटिक कोर यूज होने लगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को ये स्टोर कर पाए। और मैग्नेटिक टेप भी आप देखें और मैग्नेटिक डिस्क भी देखें, तो इसी को थोड़ा सा एडवांस किया, यानी कि इसको थोड़ा सा डेवलप करके और एडवांस फीचर इसमें जोड़ दिया गया। और मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप ही चला, बस यही कि थोड़ा सा एडवांस होते गया। बाकी आपको नाम अगर देगा तो ये एडवांस तो देगा नहीं, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप और या मैग्नेटिक डिस्क में से कोई भी पूछेगा तो थर्ड जनरेशन में यही चीज़ चल रहा था किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। अब पूछता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चल रहा था। तो फर्स्ट जनरेशन में चल रहा था मशीन लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी। सेकेंड में चल रहा था असेंबली लैंग्वेज। अब आ गया थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आ गया हाई लेवल लैंग्वेज। एक चीज़ और याद रखेंगे कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को हमेशा लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, लो लेवल लैंग्वेज, और ये है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो अब आ गया हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें कि फोर्ट्रान, ये एग्जाम्पल कुछ दिया है कि थर्ड जनरेशन में कौन कौन सा पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज था। तो एक फोर्ट्रान था, एक बेसिक था, एक पास्कल, कोबल, ये सी, सी का नाम सुने होंगे, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब सी सब थर्ड जनरेशन में ही आ गया था, ठीक है। और इसी का कुछ एडवांस जो फीचर आते गया वो फोर्थ जनरेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ याद रखेंगे कि जो भी लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में आ गया उसको अचानक से बंद नहीं कर सकते कि फोर्थ जनरेशन आया और हम सारे लैंग्वेज को बंद कर दिए, नहीं। वो सब फोर्थ जनरेशन में भी चलेगा, बस यही है कि थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा, सुधार होते जाएगा उन सब में। तो इतना सारा थोड़ा सा याद रख के चलेंगे। और इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में क्या आने लगा। तो देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में जो पीछे चल रहा था वो सब तो रहेगा ही, क्योंकि अचानक से कोई भी चीज़ बंद नहीं हो जाता है। जैसे कि आजकल हम लोग कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, सबके पास स्मार्टफोन होगा, फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी देखिएगा, घूम के अगर देखिएगा तो टेलीफोन आपको यूज करता हुआ मिलेगा। तो क्या हम बोलेंगे कि आज के जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में टेलीफोन नहीं चल रहा है? ऐसा नहीं बोल सकते। तो मैग्नेटिक टेप जो है वो थर्ड जनरेशन में भी चल रहा था। और तो और कीबोर्ड इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार थर्ड जनरेशन में। तो कई बार आपसे पूछेगा कि कीबोर्ड, माउस,
मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब कौन से जनरेशन में आ गया? तो हमको थर्ड जनरेशन याद रखना है कि ये सब पहली बार थर्ड जनरेशन में देखने को मिला। हाँ, ये था कि कीबोर्ड इतने एडवांस नहीं था और माउस इतना छोटा सा और ऑप्टिकल माउस नहीं हुआ करता था। तो माउस किसी और टाइप का होता था, ठीक ना। उसके अंदर एक अंदर में बॉल जैसा लगा होता था। अगर आप लोग पुराना माउस का इमेज देखिएगा इंटरनेट पे तो पता चलेगा। उसको हम लोग ट्रैक बॉल माउस के नाम से, ऐसे ट्रैक बॉल जैसा ही एक माउस होता था। तो ऐसे माउस बोलते हैं उसको, जिसके अंदर एक ना, जैसे इसमें लाइट जलता था ना, उसमें एक बॉल रहता था गेंद जैसा। तो फिर इसका एग्जांपल पूछेगा कि थर्ड जनरेशन से कौन कौन सा कंप्यूटर बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दिया है। इसको एक दो बार देख लेना है, बहुत ज़्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं। एग्जांपल का बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता नहीं है, कभी कभार देखने को मिल जाता है। और ये सेकेंड जनरेशन से छोटा हो गया और फास्ट हो गया, ये सब सारा चीज़ आपको पता है। उसके बाद देखिए फोर्थ जनरेशन का अगर बात करें तो ये 1973 से प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है, यानी अभी भी चल रहा है फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में है क्या, मेन कंपोनेंट में क्या आया? तो इसमें देखिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एक VLSI, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछता है। और फोर्थ जनरेशन से ऐसा नहीं पूछेगा कि मेजर कंपोनेंट था क्या, आपको पूछेगा कि VLSI का जो है पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। और हमेशा सवाल पूछता है कि फोर्थ जनरेशन में मेन कंपोनेंट में क्या था, तो माइक्रो प्रोसेसर को याद रखेंगे। ये माइक्रो प्रोसेसर यही है CPU, ठीक है। जो आप लोग CPU बोलते हैं कि CPU क्या है, तो यही माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो देखिए हम CPU सर्च करते हैं। तो ये तो पूरा सिस्टम बॉक्स का दिखा दिया। जैसे यहाँ पे देखिए ये CPU है, तो इसी का नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर भी सर्च करके देख लेते हैं। देखिए ये है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ माइक्रो प्रोसेसर। और ये क्या क्या कि जितना भी IC लगता था कंप्यूटर में, उन सबको रिप्लेस करके एक माइक्रो प्रोसेसर लगने लगा कंप्यूटर में। और ये कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया, एडवांस लेवल तक फास्ट किया। और उससे अगर पूछेगा कि फोर्थ जनरेशन में कौन कौन सा मेमोरी यूज हो रहा था, तो सेमी कंडक्टर मेमोरी, यानी कि सच एज रैम, रोम, पेन ड्राइव का नाम सुने होंगे, CD, DVD, जितना भी हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सब जो भी चीज़ आया है, ये सब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही आया है, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में जितना भी चीज़ था उसको भी याद रखेंगे, वो सब भी इसमें चल रहा था। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा रैम के बारे में कुछ डिटेल दिया है कि रैम क्या है। तो देखिए रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज, ये डाटा को स्टोर करने वाला है, मगर परमानेंट रूप से डाटा को स्टोर नहीं करता है ये, ठीक है। ये मेमोरी एलिमेंट है जो डाटा को स्टोर करता है। यूज्ड इन कंप्यूटर दैट टेम्पोररी स्टोर ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा, ठीक है। यानी कि ये डाटा को टेम्पोररी रूप से स्टोर करता है और इसको हम लोग वोलाटाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना कि वोलाटाइल का मतलब होता है कि बिजली के जाने के बाद जिस चीज़ से डाटा डिलीट हो जाए उसको वोलाटाइल बोलते हैं। और अगर सेव कर दिए हैं और बिजली के जाने के बाद अगर डाटा जहाँ से डिलीट नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग नॉन वोलाटाइल के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉन वोलाटाइल रोम को माना जाता है। तो रैम वोलाटाइल होता है और रोम नॉन वोलाटाइल होता है। और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम को रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी इतना याद करके चलते हैं, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है और आगे की चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी अभी पूरा जनरेशन को ख़त्म कर देते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो फोर्थ जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेज था। तो इसमें कुछ एडवांस हाई लेवल लैंग्वेज आया और जो पुराना लैंग्वेज था उसको और एक्स्ट्रा एडवांस किया गया, यानी कि उसमें और ज़्यादा फीचर को जोड़ा गया। देखिए पाइथन है, SQL है, एक्सेस है, इन्फॉर्मिक्स, फोकस, सी शार्प इसको बोलते हैं। हैशटैग का मतलब सी शार्प होता है, जावा, जावा स्क्रिप्ट, ये सब चीज़ थर्ड जनरेशन में भी था, फोर्थ में भी आया है और कुछ एडवांस भी फोर्थ जनरेशन में आया है। तो इसको याद करते चलेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस में तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर ये सब आ चुका था थर्ड जनरेशन में ही, तो हम लोग आज भी यूज करते हैं। तो फोर्थ जनरेशन में भी यही सब चीज़ चलेगा। और फोर्थ जनरेशन का कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्पीड सब के बारे में अगर देखें तो ये हमेशा थर्ड जनरेशन से अल्ट्रा एडवांस रहेगा, यानी कि ये ज़्यादा फास्ट रहेगा, बिजली कम खपत करेगा। और यही सब चीज़ है जो कि कॉमन सा चीज़ है समझने के लिए। अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो ये इसका जो है ना
आप 1982 से मान सकते हैं प्रेजेंट टाइम तक, और ये भविष्य में भी बहुत टाइम तक चलेगा। तो ऐसा क्या बदलाव हुआ कि फिफ्थ जनरेशन हम लोग मानते हैं? देखिए, फोर्थ जनरेशन का ही सारा कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन में चल रहा है, लेकिन उसमें एक मेजर जो बदलाव हुआ है, आप लोग एआई का नाम सुने होंगे आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो बहुत सारा नाम सुने होंगे। तो जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का जितना भी फीचर दिया गया है कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन सब में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इसी के लिए हम लोग इसको फिफ्थ जनरेशन मानते हैं। तो इसमें याद करने वाला कोई चीज़ है नहीं, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को इंक्लूड करने की वजह से हम लोग फिफ्थ जनरेशन को समझते हैं। बाकी आप इतना समझ लीजिएगा, जैसे यूएलएसआई का काम क्या होता है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक ना, ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप, यानी कि यूएलएसआई जो होता है, ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर को, यानी कि लाखों ट्रांजिस्टर के बराबर अकेले पावर रहता है यूएलएसआई में। तो ये सब चीज़ यूज हो रहा है फिफ्थ जनरेशन में, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर ही है ये एक टाइप का, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है, ठीक है। तो इन सब चीज़ को थोड़ा सा आप लोग अगर देखिएगा तो फंडामेंटल से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर पाइएगा एग्जाम में। यहाँ पे एक चार्ट दे दिए हैं हम, ताकि आप आसानी से याद कर पाइए कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम ऑफ पीरियड क्या है, उसमें स्विचिंग डिवाइस में कौन सा चीज़ यूज हो रहा था, इनपुट आउटपुट डिवाइस में क्या चल रहा था, स्टोरेज डिवाइस में क्या था, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था, क्योंकि हमेशा सवाल यहीं से देखने को मिलता है आपको। तो इतना चीज़ को देखते हैं और याद करेंगे, और आगे हम कल के क्लास में जो है डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रकार सब के बारे में, कि कंप्यूटर का प्रकार क्या होता है, कितने टाइप का कंप्यूटर होता है। आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर के बारे में, कि इसको कहाँ यूज करते हैं। उसके बाद एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, इन सब जगह से आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल आप लोग बने रहिएगा चैनल पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए बस।